ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, और वो पॉइंट था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बारे में पढ़ा कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने कहा था कि डैमेज टिश्यू से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, और ब्लड प्लेटलेट्स के एयर के कांटेक्ट में आने से, उनके फटने से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। सर आयरन और क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 10 की सहायता से ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा कौन? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सिंपल सा लिखा है यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? तो मैंने कल ही बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है, तो ये इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव कंपाउंड है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव किसकी प्रेजेंस में? तो हम कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट होगा? एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इनएक्टिव एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्लॉटिंग का, वो क्या है? तो सिंपल सा लिख लें हम, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। सर हाँ जी बोलो। सर फर्स्ट स्टेप एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ ना सर। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग में? हमने पढ़ा कि टिश्यू है जिसको हार्म पहुंचा है वो टिश्यू, और दूसरे हमारे पास में है ब्लड के सेल्स, प्लेटलेट्स। जिस टिश्यू को हार्म पहुंचा है तो वहां से रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आने से फटेंगे और वहां से भी रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दोनों जगहों से आया थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10 इनकी प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये फॉर्मेशन करेंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दूसरा स्टेप कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव है। बताया था मैंने, प्रो है तो इनएक्टिव है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव जो है वो उसकी एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। किसकी प्रेजेंस में? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में ये एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। फाइनल स्टेप ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझे। अब क्या होगा? तो आपने नाम सुना है फाइब्रिनोजन। आपने नाम सुना है किसका? फाइब्रिनोजन का। फाइब्रिनोजन जो है ये कन्वर्ट होते हैं फाइब्रिन में। अब आपको देख के पता चल रहा है, ये वर्ड देख के पता चल रहा है कि ये इनएक्टिव है। कैसे कहा आपने इनएक्टिव? तो आपने कहा कि पीछे जन है इसलिए इन्हें आप इनएक्टिव कहा। तो फाइब्रिन कौन सी फॉर्म हो गई? एक्टिव फॉर्म हो गई। तो फाइब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में।
और किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। ये जो थ्रोम्बिन है इसका यूज यहाँ पर हुआ और फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ। ये जो फाइब्रिन फाइबर्स जो होते हैं, ये फाइब्रिन आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? फाइब्रिन फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कैसे होते हैं? सॉल्युबल फाइब्रिन फाइबर्स होते हैं। फिर ये सॉल्युबल फाइब्रिन फाइबर्स जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? इनसॉल्युबल फाइबर्स में कन्वर्ट होते हैं। ये फाइब्रिन जो है सॉल्युबल फाइब्रिन किस में कन्वर्ट होते हैं? इनसॉल्युबल में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि सॉल्युबल होंगे तो क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गई। ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन फाइबर्स जो होते हैं ये फिर वहां पर उस बाउंड पर एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? उस बाउंड पर ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब ये नेटवर्क स्ट्रक्चर वहां पर बनाएंगे तब वहां पर उस नेटवर्क के जाल में कौन फंसेगा? उस जाल में और फंस जाएंगे आरबीसी, और इस तरह से वहां पर एक रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। ये कितने टाइम में फॉर्मेशन होता है? नॉर्मली 5 to 7 मिनट्स में ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये आप एक्सपेरिमेंट करोगे अपने, आपके होंगे 11th में या उसके बाद भी करोगे एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा ब्लड क्लॉट टाइम निकल जाता है। तो कुछ में जल्दी भी होता है, कुछ में कम होता है। बड़ा बाउंड है या नॉर्मल बाउंड है तो 5 to 7 मिनट्स लगते हैं ब्लड को स्टॉप होने में। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इससे देखो टाइम कम भी लग सकता है, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। फिर आपको पता है एक डिजीज का नाम सुना है आपने, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है हीमोफीलिया डिजीज में। और हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसे हम ब्रीडर्स डिजीज भी कहते हैं, उस डिजीज को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। उस डिजीज में ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, ब्लड ज्यादा समय तक बहता है, जिससे वहां पर उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। हीमोफीलिया कॉमनली किस में होता है? तो मेल में होता है, फीमेल में लेस कॉमन है। फीमेल उस हीमोफीलिया के लिए कैरियर होती है, जबकि मेल डिजीज होता है आसानी से। मेल में डिजीज कॉमन है क्योंकि मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और हीमोफीलिया का जो रिसेसिव जीन का फॉर्मेशन कहां पर होता है? एक्स क्रोमोसोम पर। तो अगर मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पर भी रिसेसिव जीन आ गया या रिसेसिव जीन का फॉर्मेशन हो गया या हीमोफीलिया का जीन बन गया, तो उसमें वो डिजीज होगी। जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक पर अगर रिसेसिव जीन बन भी जाता है तो दूसरा का जीन नॉर्मल होता है, इस कारण से वहां पर फीमेल कैरियर होगी लेकिन मेल डिजीज होगी। इन 3 स्टेप के साथ में कोएगुलेशन ऑफ ब्लड टॉपिक खत्म हुआ, लिख लीजिए।
आगे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है हार्ट के बारे में। तो अब हम यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हार्ट जो है, सबसे पहला पॉइंट ये कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म से। मेसोडर्मल इन ओरिजिन 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जिनकी फॉर्मेशन सीक्वेंस क्या रहती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इनकी फॉर्मेशन सीक्वेंस ये रहती है। जबकि अगर इनके आउटर, इनर और मिडल की बात करें तो आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। लेकिन फॉर्मेशन सीक्वेंस में सबसे लास्ट में क्या आता है, मेसोडर्म आता है। तो ये क्या है, मेसोडर्म क्या है, जर्मिनल लेयर। आपको पता है कि हमारी बॉडी के पार्ट्स है वो इन्हीं जर्म लेयर से बनते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट किससे बनता है, मेसोडर्मल जर्मिनल लेयर से बनता है। तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हार्ट कहाँ पर होता है, तो थोड़े दिन पहले ही हमने लंग्स पढ़े थे, तो हमने कहा था कि ये थोरेसिक कैविटी में होता है, यानी कि हम कहें बिटवीन टू लंग्स, 2 लंग्स के बीच में होता है। एक पोर्शन जो है बिटवीन टू लंग्स होता है, 2 लंग्स के बीच में होता है, और एक पोर्शन थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। तो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस स्पेस को मेडिस्टल स्पेस बोलते हैं। बिटवीन द थोरेसिक कैविटी वाला जो स्पेस है, ये हार्ट की जगह, इसको क्या बोलते हैं, मेडिस्टल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है हार्ट थोरेसिक कैविटी में बिटवीन टू लंग्स, हम कहते हैं, जिसको हम जगह का क्या कहेंगे, मेडिसिनल स्पेस कहेंगे। और इसका एक पार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की ओर होता है। अगर हम साइज की बात करें तो एक क्लेंज फिस्ट जितनी इसकी साइज होती है, यानी कि बंद मुट्ठी के जितनी इसकी साइज होती है हार्ट की, हम एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट की, और यहाँ पर इसकी साइज लिखें तो मैं 12/9 लिख देता हूँ। 12 × 9 सेंटीमीटर तक की इसकी साइज होती है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होती है, लगभग 12 × 9 सेंटीमीटर होती है। देखो 1-2 सेंटीमीटर का उसमें फर्क आ सकता है, कोई वो नहीं है मैटर, लेकिन ये साइज हमने कहा है नॉर्मल। ये साइज कितनी होती है, एवरेज 12 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेड्थ का ये साइज होती है, क्लेंज फिस्ट जिसको हम सिंपली समझाते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो वेट लगभग कितना होता है, तो 250 से 300 ग्राम तक का इसका क्या होता है, वेट होता है। 250 से 300 ग्राम तक का वेट होता है किसका, ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट की और हम बात करें, आगे चलें, थोड़ी सी बात हम और करें। जनरल इंट्रोडक्शन अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो क्लेंज फिस्ट इसकी साइज होती है और वेट इसका कितना हमने लिखा, तो 250 से 300 ग्राम तक का इसका क्या होता है, वेट होता है। बात, उसके बाद ह्यूमन हार्ट जो है वो कैसा होता है, तो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि ऑटो एक्साइटेशन, यानी कि इसकी मसल्स जो होती है, ठीक है ना, इसकी जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्या होती है, क्षमता होती है। तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। कैसा होता है ह्यूमन हार्ट, तो हम कहेंगे ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट कहलाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी। ये बहुत जनरल इंट्रोडक्शन था ह्यूमन हार्ट का। मेसोडर्म बिटवीन टू लंग्स, जो नीचे वाला जो हार्ट का पोर्शन है वो अंदर की ओर जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर। फिर क्लेंज फिस्ट, वेट एंड मायोजेनिक, ये बहुत नॉर्मल चीजें लिखी है मैंने। चलिए,
आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर एक डायग्राम बनाते हैं। पहले देखो सुनो, पहले तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा हार्ट का। उस डायग्राम को हम समझेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स है। फिर उस डायग्राम में एक बार हम खाली पार्ट्स में उस डायग्राम से बता दूंगा आपको कि हमारा हार्ट ऐसा होता है और हमारे हार्ट के ये पार्ट्स है। उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में मैं आपको एक एक पार्ट जो है वो बताऊंगा कि ये पार्ट का ये काम है और इसमें ये चीजें होती है। एक बार तो सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर बताऊंगा हार्ट की, उसके बाद में हर एक पार्ट के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। जहां पर जरूरत होगी मैं वहां पर उस हार्ट का डायग्राम फिर से बनाऊंगा। ठीक है, आधा अधूरा डायग्राम हम फिर से बनाएंगे क्योंकि हर बार हम एक जैसा डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो अलग अलग पार्ट की स्टडी के लिए हम जिस पार्ट की जहाँ जरूरत होगी वैसा हम स्ट्रक्चर उसको बनाएंगे और पढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताता हूँ जनरल, जिसमें मैं सभी पार्ट्स के बारे में बताता हूँ कि हमारे हार्ट में ये पार्ट होते हैं और इस तरह से अरेंज रहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल सा। फिर जैसे जरूरत होगी वैसे हम वहां पर क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर हम समझते जाएंगे या बनाते जाएंगे। तो फिलहाल इतना सा ध्यान रखो कि सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर डिटेल में हर एक पार्ट की स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। साथ साथ में बनाते जाएंगे जितना बना सकते हैं, पॉसिबल है तो। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। फिर धीरे धीरे इसको और भी अच्छा करते जाएंगे। जैसे जैसे हम एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इसके और इसको बारे में डिटेल बनाते जाएंगे। एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है। ये मेरे पास है सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा। ये मेरे पास है यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा। ये है मेरे पास पल्मोनरी
वेन, पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम कहते हैं एओर्टा, इसको हम कहेंगे ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ये हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहां पर मैं लिखता हूं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये लिखेंगे यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व, ये यहां पर है बाइकस्पिड वाल्व, ये है हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया हमारे पास इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरऑरिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। चलिए ये इतने से पार्ट आप बना लीजिए, फिर उसके बाद और हम सारे पार्ट धीरे धीरे लिखते जाएंगे। ये हम लिखेंगे पेरिकार्डियम। क्या लिखा है ये मैंने? पेरिकार्डियम। ठीक है, डबल लेयर बैग लाइक स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियम। एक बार देख लीजिए, फिर इसको हम देखते हैं ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, और फिर इसके बाद हर एक पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये एक सिंपल सा हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो अभी बनानी है, तो फिर हम उसको डिटेल में बनाएंगे। चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो इस तरह से होता है। अगर इसका ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, कि नहीं थोड़ा सा सीधा बन गया है, तो देखना आप थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये थोड़ा बाहर की ओर आएगा। और दूसरी चीज ये है, हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 तो होते हैं ऑरिकल्स, 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। जो अपर चैम्बर है वो तो होते हैं ऑरिकल्स, जो नीचे वाले चैम्बर्स है वो वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स जिनको हम सिंपली एट्रिया भी कहते हैं, एक को तो एट्रियम और 2 को एट्रिया कहते हैं। तो ऑरिकल्स और एट्रिया इन्हें कहते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल जो है ये दोनों ऊपर की तरफ होते हैं, साइज में वेंट्रिकल की तुलना में छोटे होते हैं, और दोनों आपस में सेपरेटेड रहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे इसे? इसे हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहेंगे। उसी तरह से दोनों वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेट रहते हैं, जिसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये यहाँ पर क्या है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से क्या रहेंगे? सेपरेटेड रहेंगे। फिर हमने ये देखा कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स भी आपस में सेपरेटेड रहते हैं,
और ये सेपरेटेड रहेंगे किसके द्वारा, तो हम यहाँ पर कहेंगे इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। IAVS का मतलब क्या हुआ, इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा ये दोनों भी क्या रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। ये हमारे पास इतनी सी बात हो गई, हमारे 4 चैम्बर होते हैं और इस तरह से ये सेपरेट रहते हैं। अब उसके बाद में बात आती है ये चीजें क्या बनाई है, तो यहाँ पर सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास में जो ट्यूब दिख रही है, ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपको मालूम है क्या करती है, तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, कहां से, लंग से, कहां पर डालती है, लेफ्ट एट्रियम में, सर्कुलेशन में। और भी ध्यान से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को डालने का काम करती है। और कौन सा ब्लड लाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। उसी तरह से फिर यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है मैंने किसका, पल्मोनरी आर्टरी का। और पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक ले जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर ले जाने का काम करती है। उसके बाद में ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हमने लिखा है एओर्टा। क्या लिखा है इसको, एओर्टा लिखा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना एओर्टा। एओर्टा क्या है, तो ये जो है वो क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है जो क्या करती है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाती है, कहाँ पर छोड़ती है, बॉडी पार्ट्स में डालने का काम करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी पार्ट्स में डाला जाता है, किसके द्वारा, एओर्टा के द्वारा। और यहाँ पर इस एओर्टा में हमने 3 आर्टरी और बनाई है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और तीसरी हमने बनाई है यहाँ पर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये तीनों आर्टरी क्या करती है, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये जो है वो क्या करती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जैसे सिंपल सी मैं बात करूं, ब्रैकियोसेफेलिक की बात करूं, तो ये हेड और राइट आर्म की तरफ ब्लड को ले जाने का काम करती है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी फेस, नेक, ब्रेन के वाले पार्ट में ले जाने का काम करती है। फेस, नेक, हेड, ब्रेन वाले पार्ट में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसी तरह से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट आर्म और हेड, इस तरह से ये ब्लड को ले जाने का काम करती है। इसमें देखो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड लिखा है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी होती है और राइट सबक्लेवियन आर्टरी भी होती है। यानी कि कुल मिलाकर सिंपल सी बात ये है कि एओर्टा जो है वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। और कहां से वो ब्लड को ले जाता है, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाता है। उसके बाद में हमने कौन सा पार्ट यहाँ पर लिखा है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है वो वहां पर वाल्व होते हैं, और वो कौन से वाल्व है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, किसमें, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, तो हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, चलिए अब एक बार ये जनरल स्ट्रक्चर देख ली, इसमें मैं कुछ और चीजें बना देता हूं, लेकिन उनको हम समझेंगे एक एक करके जब हम डायग्राम बनाएंगे। ये है यहाँ पर ऐसे नोड बोला जाता है इसको, साइनोएट्रियल नोड, जो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पर होता है। कहां पर होता है, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पर होता है। राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर होता है एबी नोड, और इन दोनों के बीच में जो टिश्यू होता है इसे हम कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। ये एबी नोड है, वो था ऐसे नोड, ये हो गया एबी नोड, और इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर रहा है नोडल इंटरनोडल पाथवे। और यहाँ से फिर जो है वो निकलता है बंडल ऑफ हिल्स, और ये बंडल ऑफ हिल्स में ऐसे ट्रांसफर होता है और ऐसे चलता है आगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फाइबर्स निकलते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। मैं आपको अभी सारे बताऊंगा, एक बार ये हार्ट को पूरा भर देते हैं कि कैसा हार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ पर फाइबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, खिंचाव बनाए रखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल बहुत ही थिकर होती है और हार्ट की
जो है वहां पर डबल लेयर कवरिंग होती है, और ये डबल लेयर कवरिंग क्या कहलाती है? तो डबल लेयर कवरिंग पेरिकार्डियम कहलाती है। हार्ट की ऊपर, वॉल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल लेयर कवरिंग। और ये डबल लेयर कवरिंग कौन सा होता है? पेरिकार्डियम होता है। हार्ट की वॉल तो है ये, उसके अलावा उसके ऊपर कवरिंग कौन सी है? डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर होता है फोसा ओवेलिस कहते हैं, बच्चों में होता है फोसा ओवेलिस, या हम कहें फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल होता है बच्चों में, जो क्या करता है? राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को ले जाने का, सॉरी, राइट एट्रियम से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट इस होल से किया जाता है। मतलब सिंपल सा मैं कहूँ तो बच्चों में ऐसी कंडीशन होती है, ये वाली, ये ब्लड इसमें से इसमें डायरेक्ट ही जाता है वहां पर, क्योंकि लंग्स क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं फीटस में। प्लेसेंटा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और मीटोकॉन्ड्रिया के द्वारा वहां पर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो ब्लड इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होता है, वो बंद हो जाता है वो होल तो, लेकिन वो होल तो बाद में बंद हो जाता है, और वहां पर एक डिप्रेशन वहां पर बना रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमारे हार्ट में होती है। चलिए अब हम इसको, इस स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, मिटा दूं ये? यस सर। कम पार्ट्स बनाए तब तक अच्छा दिख रहा था, जैसे जैसे पार्ट्स ज्यादा बनाए थोड़ा थोड़ा बिगड़ता गया। सर, हाँ बोलो। सर एओर्टा को कितने आर्टरीज होते हैं? क्या हुआ? एओर्टा को आर्टरीज कितने होते हैं? एयरड्रॉप को आगे बहुत सारे आर्टरीज में डिवाइड कर रखा है, और आर्टरीज आगे सब डिवाइडेड रहते हैं कैपिलरीज में। सर तो वो नहीं इंडिकेट करते हैं डायग्राम में? नहीं, डायग्राम हम इतना कैसे बनाएंगे? अच्छा। हम मेजर मेजर आर्टरीज और मेजर मेजर पार्ट्स हमने बना दिए है ना। एओर्टा से ब्लड ले जाया हमने, और एक ट्यूब बना, आपको नहीं बताई। देखो एओर्टा मेन हमने एओर्टा बना दिया, उसके बाद में हमने 3 आर्टरीज हमने बना दी मेन, वो उसके पार्ट्स बना दिए उसे एओर्टा के। उसके आगे चलकर वो तो पूरा बॉडी पार्ट्स में हमारे क्या है? एओर्टा, फिर आगे चलकर आर्टरीज में डिवाइड होता है, आर्टरीज चलकर फिर आगे डिवाइड होता है कैपिलरीज में। तो हम इसमें स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं शो कर सकते। और एक चीज, मैंने एक ट्यूब बनाई थी ऊपर की तरफ, एक ट्यूब बनाई थी नीचे की तरफ, उसको मैंने कहा था सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। तो ये क्या करते हैं? सबसे बड़ी वेन होती है वेना कावा, क्या है? बड़ी वेन होती है। तो एक तो अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है वो सुपीरियर वेना कावा, और लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करने वाली होती है इंफीरियर वेना कावा। और ये दोनों कहां पर खुलती है? ये दोनों राइट एट्रियम में खुलती है। मतलब ये ब्लड कहां जाती है? राइट एट्रियम में ब्लड जाके जाती है। सर बट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना? हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है ना। हाँ हाँ। ब्लड डालने का काम करती है। और ये सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? तो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम में डालती है। और इंफीरियर वेना कावा क्या करती है? तो ये जो है वो लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम में डालती है। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। अब ये और देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे जैसे पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, तो इस पार्ट्स तो सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद में हम डबल सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे तो कौन सा ब्लड कहां पर जा रहा है वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। और लास्ट में कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। हार्ट के चैम्बर्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बताऊं तो हार्ट में मेरे पास में 4 चैम्बर्स हो गए इस तरह से। मेरे पास में हार्ट में 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर में मैंने कहा कि एक राइट एट्रियम है, तो दूसरा वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से मेरे पास 4 चीजें आती है। तो 2 तो मेरे पास ऑरिकल्स है और 2 ही क्या है मेरे पास? वेंट्रिकल्स है। बड़े कौन से होते हैं? तो है छोटे तो होते हैं ऑरिकल्स। बड़े आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे कि बड़े होते हैं कौन से?
बड़े होते हैं हमारे पास में वेंट्रिकल्स। तो ऑरिकल्स छोटे और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, बड़े। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि राइट एट्रियम जो होता है ये लार्जर देन लेफ्ट एट्रियम, लार्जर देन लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो सेप्टम जो होता है ऑरिकुलर सेप्टम वो इस तरह से अंदर की ओर ऐसे खिसका हुआ होता है। तो इस कारण से राइट एट्रियम क्या होता है, बड़ा होता है और लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, छोटा होता है। उसी तरह से हमने जब डायग्राम में ध्यान से देखा होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमने क्या बनाया है, लार्जर बनाया था, किसकी तुलना में, लार्जर देन राइट वेंट्रिकल। तो आपको वेंट्रिकल में जो ध्यान रखना है कि बड़ा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और छोटा कौन सा होता है, तो हम कहेंगे छोटा होता है, जिसे हमने बनाया तो इसमें बड़ा तो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और छोटा होता है हमारे पास में राइट वेंट्रिकल क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखने वाली चीज है, मैंने बताया इन दोनों के बीच का सेप्टम हो गया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इन दोनों के बीच का सेप्टम हुआ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इन दोनों को सेपरेट करने वाला सेप्टम हुआ इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, फोसा ओवरिस या फोरामेन ओवरिस ओपनिंग होती है बच्चों के अंदर जो डायरेक्टली ब्लड को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करती है, ये ओपनिंग बंद हो जाती है बर्थ के बाद, और अगर ये ओपनिंग खुली रह जाए तो ब्लड मिक्स होगा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं, ब्लू बेबी कहते हैं, और उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, कब है, जब वो ओपनिंग ओपन ही रह जाती है तब की बात है। अब आगे चलते हैं, बॉल्स पर आ जाते हैं। बॉल्स पर आगे हम, तो अगर इसकी बॉल्स की बात करें तो हमारे पास में जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, कौन, वेंट्रिकल्स जो होते हैं, बॉल्स की हम बात करें तो हमारे जो वेंट्रिकल्स की जो बॉल होती है वो क्या होती है, ज्यादा थिक होती है, किसकी तुलना में, ऑरिकल्स की तुलना में। ऑरिकल्स की तुलना में वेंट्रिकल की बॉल क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि यहाँ से ब्लड क्या करना पड़ता है, ज्यादा सप्लाई करना पड़ता है। दूसरी चीज, वेंट्रिकल में भी किसकी बॉल सबसे ज्यादा थिक होती है, तो आप कहेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल की बॉल क्या होती है, मोर थिकर देन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा थिक किसकी बॉल होती है, तो हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा थिक होती है किसकी बॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल की बॉल, क्योंकि इसको पूरे बॉडी पार्ट्स में एक प्रेशर वाला ब्लड फ्लो करवाना पड़ता है। प्रेशराइज्ड ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी पार्ट्स में, पास होता है किसके थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, इसलिए सबसे ज्यादा बॉल जो है वो किसकी बड़ी होती है, थिक होती है, तो हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की बॉल सबसे ज्यादा थिक होती है। फिर आ जाओ पॉइंट पर, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और आपको याद रखना है टीआर से, टीआर ट्राइकस्पिड वाल्व किसमें होता है, राइट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व, इनके बीच में कौन सा होता है, बाइकस्पिड वाल्व। और इस बाइकस्पिड वाल्व को और क्या कहते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना है, पूछा जाता है, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड वाल्व या इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। वाल्व करते क्या है, फंक्शन ऑफ वाल्व, वाल्व का काम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, हम कहेंगे कि वाल्व का काम है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व क्या करते हैं, तो बैक फ्लो जो होता है ब्लड का उसको रोकने का काम किसका होता है, वाल्व का होता है। वाल्व ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, यहाँ से भी वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ये ब्लड जब फुल भर जाते हैं तब ये फिर से ना चले जाए उसमें, उसके लिए ये वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वाल्व क्या करते हैं कि प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। और यहाँ पर जो वाल्व हुए, ये जो वाल्व हुए ये कौन से वाल्व है, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, तो इन दोनों को कंबाइंडली हम कहेंगे ए बी वाल्व, इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहेंगे हम, ए बी वाल्व कहेंगे,
एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाएगा। इसको ये जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच के और राइट एट्रियम के और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, इन वाल्व को कॉमनली हम क्या कहेंगे, कंबाइंडली हम क्या कहेंगे इन्हें, तो हम इन्हें कंबाइंडली एवी वाल्व कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं नीचे की तरफ। हमने अभी डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में हमने देखा था कि वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई होता है कहां कहां पर, तो देखो एक तो था पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां ले जाने का काम करती है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम किसका है, पल्मोनरी आर्टरी का। तो वहां पर उनके बीच में वाल्व होता है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के द्वारा बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, तो वहां पर भी एक वाल्व होता है। इन दोनों वाल्व को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। इन दोनों वाल्व को भी हम क्या कहेंगे, सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। ये भी वाल्व वही काम करते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कार्डियक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को लेकर हम जब बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि जब पूरा भर जाता है तो वो ब्लड जो है वो पीछे की तरफ ना जाए, इसलिए ये वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और नेक्स्ट वाल्व खुलते हैं। तो वाल्व जो है वो क्या करते हैं, तो सिंपल सा ध्यान रखना है, वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। दो टाइप के वाल्व हो गए, एवी वाल्व एंड सेमी ल्यूनार वाल्व। एवी वाल्व में दो टाइप है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वाल्व नाम है इसका। क्लियर है इतनी सी चीजें। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, तो वाल्व के बारे में पढ़ा, और हमने हार्ट के चैम्बर्स के बारे में पढ़ा कि कौन सा चैम्बर बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, और किस टाइप का ब्लड लाने ले जाने का काम है वो तो मालूम चल ही गया है कि यहाँ पर इन दोनों में तो आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इन दोनों में आता है अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ध्यान रखो हार्ट के बारे में। अगली क्लास में इससे जुड़ी मेम्ब्रेन्स, फिर उसके बाद में और कुछ बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कितना टाइम हुआ है अभी? सर टाइम हो गया। ओके ओके, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं जो भी बाकी है। आपको कोई डाउट हो तो आप पिछली क्लास में पूछ लेना और नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।